देश विदेश डिजिटल चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज के अंक में बात करूंगा इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की। आज राहुल गांधी और उनके साथ विरोधी दल जिस तरह से बातें करते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो तुलना करें इस समय की उस समय के साथ, जबकि वास्तव में संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ था। आज की पीढ़ी इन सब घटनाचक्र से वाकिफ नहीं है, क्योंकि इस काले अध्याय के बारे में विस्तार से बताना बहुत जरूरी है, ताकि सनद रहे और नई पीढ़ी इस बात से सावधान रहे कि इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो। चलिए शुरू करते हैं। कदम दर कदम कैसे इंदिरा गांधी देश को आपात स्थिति में तानाशाही की गहरी सुरंग में ले गई, जिसने पराधीन भारत की ब्रिटिश सरकार को भी मात दे दी थी। लोकतंत्र में संस्थाओं का आदर न करना क्या होता है, यह आपको आपात स्थिति के दौरान किए गए अपराध ही बताएंगे। इंदिरा गांधी ने आपात स्थिति लगाने का फैसला किन परिस्थितियों में किया, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। इंदिरा गांधी का तानाशाही रवैया उनके प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही सामने आने लगा था। वो गहरी असुरक्षा की भावना से ग्रस्त थी। उनकी सोच का पता चलता है उन पत्रों से जो वो नियमित तौर पर अपने पुत्र संजय गांधी को लिखा करते थे। संजय गांधी उस समय अपनी कार्य परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए लंदन रहकर रॉल्स रॉयस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप पूरी कर रहे थे। वह राजनीति को मुख्य रूप से सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में देखती थीं, जिसका आदर्शों या विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। विचारधारा उनके लिए एक मुखौटा था। 5 जनवरी 1967 को एक पत्र में उन्होंने लिखा, बात लेफ्ट या राइट की नहीं है। दरअसल ये कभी भी नहीं रही, ये सत्ता के लिए संघर्ष है। असल मतलब तो सत्ता से था। ये वही इंदिरा गांधी थी जो कुछ समय बाद अपने आप को प्रगतिशील और कट्टर समाजवादी का मुखौटा लगाकर जनता के सामने आने वाली थी। वह एक राष्ट्रीय राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली थी, जो अपनी पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व के रूप में स्थापित दक्षिणपंथी और पुरानी परंपराओं के समर्थकों के खिलाफ गरीबों और वंचितों के लिए लड़ रही थी। जनता के साथ कितना बड़ा धोखा था यह। नेहरू से शुरू हुआ धोखा अब देश को एक बार फिर आर्थिक संकट में धकेलने जा रहा था। संजय गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा, मेरे पिता एक संत थे जो राजनीति में आ गए थे। मैं एक सख्त राजनीतिज्ञ हूँ। श्रीमती गांधी ने ये तब कहा जब वो पार्टी के पुराने नेताओं के सामने, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था और बलिदान दिए थे, के विरोध में ही खड़ी हो गई। अब उनको सत्ता में उसी तरह से पार्टी का कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं था, जैसा कि नेहरू को भी नहीं था। उन्होंने नेहरू से जो ट्रेनिंग पाई थी। नेहरू ने पटेल की मृत्यु के तत्काल बाद पहला काम किया था पार्टी पे कब्जा करने का। वो भी अब वैसा ही चाहती थी। नेहरू ने भी लोकतंत्र में सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत को कभी नहीं स्वीकारा था। वो भी ठीक उसी तरह से फैसले लेने की प्रक्रिया अपने हाथ में केंद्रित करना चाहती थी। इंदिरा गांधी में समान मानवीय मूल्यों और अपने पार्टी और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के प्रति कोई आदर नहीं था। वो लाल बहादुर शास्त्री के प्रति चिड़चिड़ी थी। उनके मन में हमेशा से ही था कि शास्त्री उस कुर्सी पर बैठे थे जिस पर वो अपना हक मानती थी। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको सूचना और प्रसारण मंत्री नियुक्त किया था। शास्त्री कमज़ोर थे, लेकिन हमने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। उन्होंने अपने बेटे से शिकायत की। उन्हें तमिल दिग्गज के कामराज पर संदेह था, जिन्होंने शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कामराज के दोस्त उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद ना बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित के लिए उनकी घृणा जगजाहिर थी और उन्होंने उन पर एक गुट का नेतृत्व करने का आरोप लगाया, खासकर उन लोगों का जो मेरे खिलाफ बहुत मुखर है। श्रीमती गांधी इस बात से भी नाराज थीं कि विजय लक्ष्मी पंडित ने फूलपुर में नेहरू के पुराने निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होकर राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश की थी और उनका मानना था कि जेपी उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, क्योंकि मन ही मन वो खुद पीएम बनना चाहते थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद की दौड़ में श्रीमती गांधी की दृढ़ इच्छा शक्ति, साथ ही बेहद असुरक्षित होने की वास्तविक विशेषताओं का पता उनके कठिन बचपन से लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय कद के जवाहरलाल नेहरू की एकमात्र संतान के रूप में उन्हें न केवल अपने बड़े धनी संयुक्त परिवार में, बल्कि पूरे देश में एक खास स्थान प्राप्त था। फिर भी उनका बचपन एक अक्सर परिवार से दूर रहने वाले पिता के साथ बीता। नेहरू की शादी कमला नेहरू के साथ हुई थी,
जो कि एक परंपरावादी कश्मीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं और मोतीलाल नेहरू के अंग्रेजी परिवार के लिए मिसफिट थीं। नेहरू कभी भी उनके साथ अपने को सहज नहीं पाते थे। मॉडर्न आउटलुक वाले नेहरू ने अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान कमला नेहरू को कभी अपने साथ नहीं रखा और अपने पैतृक घर में ही रहने दिया था, जहां वो पारिवारिक लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाई थी और अलग थलग ही महसूस करती थी। वैसे उनको महिला मित्रों की कोई कमी तो थी नहीं। नेहरू अपने राजनीतिक कैरियर में इतना व्यस्त थे कि उन्हें अपनी बीमार पत्नी और उपेक्षित बेटी के अकेलेपन का ध्यान ही नहीं रहा। जब इंदिरा गांधी 13 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता की दबंग बहन विजय लक्ष्मी पंडित को उन्हें बदसूरत और मूर्ख कहते हुए सुना था और इससे उनके मानस पर गहरा असर पड़ा था। इंदिरा शर्मीली, अलग थलग और एकांत में रहने वाली बड़ी हुई। उनकी एक स्वतंत्र फैसला लेने की शक्ति तभी सामने आई जब उन्होंने ये फैसला किया कि वो शादी करना चाहती हैं। उनकी पसंद फिरोज गांधी एक बहुत ही अलग सामाजिक तबके से आने वाले पारसी थे और उनके पास आय का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। वो अपने पिता के कड़े विरोध से विचलित नहीं हुई और ये एक बेमेल और असफल शादी थी। आंशिक रूप से उसके दिलफेंक पति की आशिक मिजाजी के कारण, लेकिन इसलिए भी क्योंकि जब 1947 में उनके पिता भारत के प्रधानमंत्री बने तो उसने दिल्ली में अपने पिता के ऑफिशियल होस्ट के रूप में सेवा करने के लिए अपने पति का घर छोड़ने का फैसला किया। उनका घरेलू जीवन अधर में लटका हुआ था। उनका ना तो तलाक हुआ था और ना वो अपने पति के साथ एक ही छत के नीचे रह रही थी। अपने पिता की बेटी के रूप में इंदिरा ने कम उम्र में ही राजनीति की दुनिया को करीब से देखा था। यहाँ तक कि जब वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी तब भी उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख लोगों के साथ मेलजोल बनाया हुआ था। 1959 में केवल 41 साल की कम उम्र होने के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनाई गई थी। उनको मालूम था कि कैसे उन्हें अध्यक्ष बनाने में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने भूमिका निभाई थी। बाप बेटी दोनों ही बहुत उस्ताद थे। बात है 1959 की। कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया था और उसमें यह सहमति बन गई थी कि निजलिंगप्पा अगले अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष UN ढेबर थे। उन्होंने कार्य समिति की बैठक बुलाई। बैठक शुरू होने पर कामराज ने पूछा कि बैठक का एजेंडा क्या है। ढेबर ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में बात करनी है। कामराज ने कहा, यह तो पहले से ही तय हो चुका है कि निजलिंगप्पा अध्यक्ष होंगे। उसी समय शास्त्री जी ने कहा, इंदिरा के नाम पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए। इस पर पंत ने कहा कि इंदु की तो तबीयत ठीक नहीं रहती। इस पर उनके ऊपर झपट्टा मारते हुए नेहरू ने कहा कि वो हमसे ज़्यादा फिट हैं। उसके बाद किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई। बाद में जब इंदिरा गांधी से पूछा गया कि निजलिंगप्पा की जगह उनको कैसे अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये सब पता ही नहीं, मैंने तो मना कर दिया था। ये तो ढेबर ने उन्हें समझाया कि इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो अपने आप को इसके काबिल नहीं समझते। तब मैंने हाँ की। जब नेहरू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि किसने उनका नाम रखा, कैसे वो अध्यक्ष बन गई। उनकी झूठ बोलने की कला सार्वजनिक रूप से उसी समय सामने आई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इंदिरा गांधी ने जिन तरीकों से केरल में नंबूदरीपाल के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने की परिस्थितियां उत्पन्न की थी, उसने उनकी तिकड़मबाजी और तानाशाही प्रवृत्ति का संकेत दे दिया था। श्रीमती गांधी 1 साल ही पार्टी अध्यक्ष रहीं, लेकिन उन्होंने राजनीति में एक बड़ी भूमिका के लिए अपनी महत्वाकांक्षा विकसित कर ली थी। कई लोग मानते हैं कि धूर्त कामराज योजना के पीछे उनका दिमाग था। इस कामराज योजना ने 6 प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों और 6 शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों को अपने पदों से हटवा दिया था। तेजी से किए गए इस परिवर्तन का जो उद्देश्य बताया गया था वो यह था कि अनुभवी कांग्रेसियों की प्रतिभा का उपयोग उन्हें जमीनी स्तर पर संगठनात्मक कार्य देकर पार्टी को फिर से नई ऊर्जा देने के लिए किया जाएगा। लेकिन ये एक चाल थी। यह योजना वास्तव में बीमार और कमजोर नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंतिम दिनों में इंदिरा गांधी द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बाद या उनके जीते जी संभावित प्रतिद्वंदियों को राजनीतिक रूप से खत्म करने की चतुर योजना थी। श्रीमती गांधी शायद अपने पिता की तत्काल उत्तराधिकारी होती, लेकिन मोरारजी देसाई उनके पक्ष में पद छोड़ने को तैयार नहीं था। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने मोरारजी देसाई को एक संदेश भेजा था जिसमें सुझाव दिया गया था कि जेपी या श्रीमती गांधी को पार्टी के नेता के रूप में नामित किया जाए। मोरारजी देसाई ने दोनों को ठुकरा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए एक उम्मीदवार होंगे।
आखिरकार चुनाव टालने के लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सॉफ्ट स्पोकन और विनम्र शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया। अपने राजनीतिक सहयोगियों के प्रति उनके अत्यधिक संदेह और अपने तरीके से काम करने के उनके दृढ़ संकल्प में श्रीमती गांधी को अजेय राजनीतिक दावेदार बना दिया। 1969 में जब कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने उनकी पसंद जगजीवन राम की बजाय भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को वोट दिया, तब श्रीमती गांधी ने रेड्डी के लिए नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन चुपचाप उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, जिनको निर्दलीय के रूप में उन्होंने ही खड़ा कराया था, के लिए प्रचार किया। उन्होंने उस समय कांग्रेस के संसद सदस्यों को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए कहा और गिरी 1969 में पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव जीत गए। पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आवास पर एक समानांतर बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के 429 सदस्यों में से 310 ने भाग लिया, जिससे ये साबित हो गया कि सांसदों का बहुमत उनके साथ था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में विभाजन कर दिया और नई पार्टी बना ली। 1969 में इंदिरा गांधी के इस साहसिक कदम के बाद इंदिरा गांधी के विरोधी पुरानी पार्टी में रह गए और वह विरोधी और असंतुष्टों से स्वतंत्र हो गई। अपने विरोधियों से अपने आप को एक कदम आगे साबित करने के लिए और अपनी एक प्रगतिशील और सामंतवाद के खिलाफ होने की छवि बनाने के लिए श्रीमती गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और स्वतंत्रता के बाद रियासतों के राजाओं को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स को खत्म करने जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों को अपनाकर गरीबों के मसीहा की छवि बना ली। फरवरी 1971 में वो लोकसभा चुनाव उनके शासन पर जनमत संग्रह थे। उन्होंने चुनाव के दौरान पूरे देश का दौरा किया और 300 से अधिक सभाओं को संबोधित किया। वो जहां भी गई अपने मतदाताओं के साथ जुड़ गई। जैसा कि उन्होंने अपने एक पत्र में संजय को बताया था, वो इस बात को समझ गई थी कि भीड़ को कैसे प्रभावित करना है। अपनी भावनात्मक बयानबाजी के अलावा खुद को गरीबों के रक्षक और भारत के सम्मान और अखंडता के रक्षक के रूप में पेश करने के अलावा वो ये भी जानती थी कि क्षेत्रीय भावनाओं से कैसे खेलना है। जब वो अपने पति के गृह राज्य गई तो उन्होंने अपनी साड़ी गुजराती शैली में पहनी और खुद को गुजरात की बहू बताया। कोहिमा में वो नागा स्कर्ट और हेडगियर पहनेंगी, पंजाब में वो सलवार कमीज पहनती थी और भांगड़ा नृत्य करती थी। श्रीमती गांधी ने 1971 के चुनावों में लोकसभा में 2/3 बहुमत से जीत हासिल की और ये जीत पूरी तरह से उनके अपने करिश्मे के कारण थी। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय के बाद श्रीमती गांधी अब अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर थी। उन्होंने शक्तिशाली अमेरिका के विरोध के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र को पाकिस्तानी शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोहियों की सहायता के लिए भारतीय सेना भेजी थी। ये एक ऐसा जुआ था जो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के पाकिस्तान का साथ देने के बावजूद सफल रहा। इस युद्ध में उस समय के जनरल, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बनाए गए, साम मानेकशॉ की सटीक योजनाओं की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुस्लिमों को गुरिल्ला वार लड़ने की ट्रेनिंग देने का प्रबंध किया और इन बंगाली मुस्लिमों की मदद के लिए अपनी सेना के जवानों को छद्मवेश में लगातार भेजा। 1947 और 1962 में नेहरू के समय में भारत ने जो मात खाई थी, उसमें सेना के काबिल अधिकारियों को विश्वास में लिए बगैर फैसला लेना एक बड़ा कारण था। इंदिरा गांधी ने वो गलती नहीं की थी। निक्सन ने अमेरिका के 7वें बेड़े को भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध से रोकने के लिए हिंद महासागर में भेजा था, लेकिन जब तक वो पहुंचता, भारत ने पूर्व पाकिस्तान में पाक सेनाओं का आत्मसमर्पण करा लिया था। अब पश्चिमी पाकिस्तान की भी बहुत ज़मीन अपने कब्जे में ले ली थी। उसी समय उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपना पूर्वी क्षेत्र खो दिया और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। युद्ध में विजय का पूरा श्रेय देश ने उनको दिया। श्रीमती गांधी वास्तव में उस समय की नायिका थी। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी संसद में खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी जीत का स्वागत किया था। और फिर गिरावट शुरू हुई। श्रीमती गांधी के समर्थक आपातकाल को एक ऐसे नेता द्वारा की गई गलती के रूप में चित्रित करते हैं जो दिल से एक लोकतंत्रवादी थे। वे देश को अराजकता से बचाने के लिए, नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने के लिए श्रीमती गांधी को धकेले जाने की तस्वीर चित्रित करते हैं। उनका दावा है कि जेपी का जन आंदोलन वैध विरोध की सीमा को पार कर गया था और जून 1975 में आपातकाल की घोषणा जेपी के असंवैधानिक कार्यों के कारण हुई थी।
जिसने एक बड़ा कानून व्यवस्था संकट पैदा कर दिया था। भारत को बचाने के लिए श्रीमती गांधी ने अपने आप को बचाने की कवायद की थी। लेकिन इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने की सच्चाई कुछ और ही कहती है। तानाशाही प्रवृत्तियां रातों रात सामने नहीं आती। 1970 के दशक की शुरुआत से श्रीमती गांधी की निरंकुश प्रवृत्ति उनके अपने हाथों में सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण करने से स्पष्ट होती जा रही थी। एक व्यक्ति जो इतना दूरदर्शी था कि उसने आने वाले समय में आपातकाल जैसी स्थिति का पूर्वानुमान लगा लिया था, वो थे BN टंडन। वो उनके सचिवालय में संयुक्त सचिव थे जो उनसे प्रतिदिन बातचीत करते थे। टंडन पहले व्यक्ति थे जिनसे वो हर सुबह कार्यालय में मिलती थी। एक ईमानदार और समझदार IAS अधिकारी टंडन ने 31 दिसंबर 1974 को अपनी डायरी में लिखा था कि मैं पूर्वाभास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे एक संकट खड़ा हो रहा है, जो अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सरकार पर भारी पड़ेगा। सच तो यह है कि उनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया है और अब भी बढ़ रहा है। JP और मोरारजी कई बातों में गलत हो सकते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि देश पे फांसीवादी और तानाशाही के बादल मंडरा रहे हैं तो वे सही हैं। उनकी चेतावनियां गलत नहीं हैं। प्रधानमंत्री खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। बिहार विधानसभा को भंग करने को लेकर श्रीमती गांधी और JP के बीच बातचीत विफल होने के तुरंत बाद टंडन ने जनवरी 1974 से एक डायरी रखना शुरू कर दिया। टंडन की डायरी इमरजेंसी के दौरान सरकार के संवैधानिक स्वरूप के पूरी तरह से नष्ट हो जाने का एक ग्राफिक विवरण प्रदान करती है। अपनी मां की मौन सहमति से संजय गांधी द्वारा धीरे धीरे सरकार पर कब्जा कर लिया गया। राज थापर, जो अपने पत्रकार पति रोमेश के साथ श्रीमती गांधी की सत्ता में आने के शुरुआती दिनों में उनकी खास दोस्त थीं, ने अपनी डायरी में इसी तरह की आशंकाएं व्यक्त की। आपातकाल से पहले उन्होंने लिखा था, ऐसा लगता है कि सत्ता एक ही स्रोत से प्रवाहित होती है और वो है इंदिरा गांधी। यह स्पष्ट है वह किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगी। वो सभी संस्थाओं को नष्ट कर देगी अपने स्वार्थ के लिए। 10 दिसंबर 1971 के बाद उन्हें जो लोकप्रियता मिली उसका लाभ लेने के लिए उन्होंने राज्य विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा कर दी। इन चुनावों में उनको बड़ी जीत मिली। इस जीत ने श्रीमती गांधी के अहंकार को और बढ़ा दिया। चाटुकारिता के माहौल में डूबी श्रीमती गांधी ने पार्टी को वन मैन शो के रूप में चलाया। उन्होंने संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिया। दिल से तानाशाह हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इस बार उन्होंने जनाधार और जनता में पकड़ वाले मुख्यमंत्रियों को धीरे धीरे सत्ता से बाहर कर दिया और शुरू हो गया राज्यों के विधायकों से सलाह मशवरा किए बिना मुख्यमंत्री नियुक्त करने का खेल। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर ऐसे लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया जिनका कुछ अधिक राजनीतिक आधार नहीं था और जो उनके कहे के अनुसार काम करने को तैयार रहे। इन मुख्यमंत्रियों की प्रशासनिक क्षमताओं से उनको कुछ लेना देना नहीं था। उनके कैबिनेट मंत्री उनकी बात मानने के लिए रबर स्टाम्प थे। उन्होंने जिसे चाहा उसे कांग्रेस कार्यसमिति में नॉमिनेट किया और व्यक्तिगत रूप से पार्टी अध्यक्ष DK बरुआ को चुना। बरुआ असम का एक अप्रासंगिक वामपंथी राजनेता जिसकी चिकनी चुपड़ी जुबान और बेबाक तरीके से चापलूसी के अलावा कोई भी योग्यता नहीं थी। श्रीमती गांधी अब तक जोड़ तोड़ की कला में पारंगत हो चुकी थी। वे शायद ही कभी अपनी इच्छाओं को सीधे तौर पर व्यक्त करती थी, लेकिन दूसरे लोगों के माध्यम से कार्य करना पसंद करती थी। जब उन्होंने मोइनुल हक चौधरी और राज बहादुर को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहा तो उन्होंने अपने निजी सचिव यशपाल कपूर से खबर उन तक पहुंचाने को कहा। मोरारजी देसाई से वित्त मंत्रालय वापस ले लिया गया। इसकी खबर उनको PTI के टेलीप्रिंटर से मिली थी। इसी तरह से नंदिनी सतपथी को श्रीमती गांधी द्वारा औपचारिक रूप से उनकी नाराजगी के कारणों की जानकारी दिए बिना ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र अतीत की बात थी। वह अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि शत्रु के रूप में देखने लगी थी। उन्होंने आपातकाल लगाने के अपने कारणों के बारे में झूठ को इतनी बार दोहराया था कि वे स्वयं उन पर विश्वास करने लगे थे। इंदिरा गांधी का रहस्यमय व्यक्तित्व और उनकी अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं अक्सर उनके पार्टी सहयोगियों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर देती। टंडन अचानक यू टर्न लेने की उनकी आदत का उदाहरण देते हैं। श्रीमती गांधी की पूरी जानकारी और महाराष्ट्र के साथ कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन को मूर्त रूप देने के लिए कोई जिम्मेदार था तो वो थे कांग्रेस नेता रजनी पटेल। लेकिन जब लोग इंदिरा गांधी के इस कदम की आलोचना करने लगे और उनको लगा कि इस कदम से उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को क्षति पहुंचेगी
तो इस गठबंधन को करने के इस फैसले से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वीपी नायक को बेहद गुस्से में पत्र लिखा, जिसमें शिवसेना के साथ गठजोड़ के लिए उन्हें दोषी ठहराया। वो शायद ही कभी मुद्दों की गहराई में जाने की कोशिश करती थी। अपने लिए होमवर्क करने के लिए वो हमेशा अपने सलाहकारों पर निर्भर रहती थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गाडगिल ने एक बार आर्थिक मुद्दों पर 40 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने सोचा प्रधानमंत्री पूरे ध्यान से उन्हें सुन रही हैं। वो उनके व्याख्यान पर नोट्स ले रही थी। जब वो झुके तो ये देख कर हैरान रह गए। वो कागज़ के एक टुकड़े पर डूडलिंग कर रही थी। बम्बई के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और इसी तरह का अनुभव बताया। श्रीमती गांधी उनके बोलते समय डूडलिंग कर रही थी। उनके साथ मिलकर काम करने वाले नटवर सिंह ने स्वीकार किया, आर्थिक विषयों से वो बोर हो जाती थी। दरअसल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी में से किसी की भी सामने उपस्थित विषय की गहराई में जाने की उनकी योग्यता हमेशा से ही संदिग्ध रही है। 16 जुलाई 1973 को टाइम्स ऑफ इंडिया में अजीत भट्टाचार्य ने बताया कि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री रहने के 7.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने राज्य का प्रशासक अपने हाथ में लेने के लिए 22 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था। पिछले 16 वर्षों में इन शक्तियों का उपयोग केवल 10 बार किया गया था। कई बार मांग करने और दलीलों के बावजूद उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान लागू एक्सटर्नल इमरजेंसी को रद्द नहीं किया, जिसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट करने का राज्य का अधिकार भी शामिल था। इस आपातकाल के कारण मीसा के तहत बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। अपने वामपंथी सलाहकारों, विशेषकर मोहन कुमार मंगलम से वो प्रभावित होकर श्रीमती गांधी ने अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठता के क्रम की परंपरा से अलग जाकर सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों J.M. शैलट, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर, जो कि वरिष्ठ जज थे, उनकी वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए एक जूनियर न्यायाधीश A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए आदेश दे दिया। वो 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने बाद में इस्तीफा दे दिया। और इन न्यायाधीशों का कसूर क्या था? इन न्यायाधीशों ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मामूली बहुमत से निर्णय दिया था। संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत और मूल्य हैं जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ संसद के संविधान संशोधन द्वारा भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी और न्यायपालिका को उन संसदीय संशोधनों को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। रे को इस तरह से पदोन्नत करने की श्रीमती गांधी की कार्रवाई को उन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनका सम्मान न होने के रूप में ही देखा गया। अब वो न्यायपालिका को सरकार के अधीन करना चाहती थी। कांग्रेसियों ने इसे सरकार के नज़रिए के प्रति प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहना शुरू कर दिया था। प्रतिबद्ध नौकरशाही का कंसेप्ट वो पहले ही दे चुकी थी। अब इंदिरा गांधी को सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाली न्यायपालिका चाहिए थी। बाहरी खुफिया जानकारी के लिए देश की गुप्त सेवा रा के प्रमुख, जो कि एक कश्मीरी RN काउ थे, ने श्रीमती गांधी के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने देश के कई मुद्दों पर सलाह दी। हालांकि ये सलाह देना रा के चार्टर में नहीं आता था। रा ने श्रीमती गांधी के आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ सरकार और मीडिया के लोगों पर भी डोजियर बना रखे थे। रा अक्सर अपने गुप्त फंड के जरिए PM की मदद करती थी। श्रीमती गांधी और रा के बीच अपरंपरागत संबंधों के संकेत तब सामने आए जब एक रिटायर्ड सेनाधिकारी और संदिग्ध रा एजेंट रुस्तम नागरवाला को 1971 में कथित तौर पर फ़ोन पर श्रीमती गांधी की आवाज़ की नकल करके बिना किसी दस्तावेज के भारतीय स्टेट बैंक से 60 लाख रुपए सफलतापूर्वक निकालने के बाद पकड़ा गया था। जबकि सच ये था कि नागरवाला को बोलने में दिक्कत थी और वह श्रीमती गांधी की आवाज़ की नकल नहीं कर सकता था, जैसा कि सरकार के आधिकारिक वक्तव्य में दावा किया जा रहा था। नागरवाला की कुछ ही समय बाद जेल में मृत्यु हो गई। जनता में ये संदेह था कि नागरवाला को सरकार ने मरवा दिया है ताकि असली सच सामने ना आए, और विरोधी दलों ने आरोप लगाया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया था। रहस्यमय नागरवाला को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि PN हक्सर, जो इंदिरा गांधी के तत्कालीन प्रधान सचिव थे, इंदिरा गांधी और रा के गुप्त फंड ऑपरेशन से अनभिज्ञ थे। भारतीय स्टेट बैंक के कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा ने जब उन्हें बताया कि PM के कहने पर 60 लाख रुपए निकाले गए हैं तो वो घबरा गए और उन्होंने पुलिस बुला ली और ये सब कुछ सार्वजनिक हो गया। नागरवाला की मृत्यु की जांच करने वाले इंस्पेक्टर की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई थी। उसके मृत्यु पर रोते हुए उसके एक कांस्टेबल ने कहा कि वो नागरवाला केस की सच्चाई जानता है और वो भी कुछ दिनों बाद कार एक्सीडेंट में मारा गया।
एक व्यक्ति जो उन दिनों पार्टी में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था वो थे ललित नारायण मिश्रा। माना जाता है कि विदेश व्यापार मंत्री के रूप में मिश्रा ने लाइसेंस राज की व्यवस्था शुरू की थी। उद्योगपतियों को पार्टी में फंड के बदले में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और आयात और निर्यात लाइसेंस दिए जाते थे। एक कांग्रेसी सांसद तुला मोहन राय पर पांडिचेरी में कुछ व्यवसायियों के लिए लाइसेंस लेने के लिए 21 सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया था। माना जा रहा था कि तुल मोहन राम मिश्रा के बिहाफ पर काम कर रहे थे। संसद में पांडिचेरी लाइसेंस घोटाले पर विपक्ष ने हमले तेज कर दिए थे और सरकार कटघरे में खड़ी थी और उंगली सीधा मिश्रा की ओर उठी, लेकिन श्रीमती गांधी ने उससे इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया। देश के कई लोगों की तरह बीके नेहरू को भी आश्चर्य हुआ कि श्रीमती गांधी ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बचाकर अपनी पार्टी, अपनी सरकार और खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रही थी। फिरोज गांधी के मित्र मिश्रा ने संजय गांधी की मारुति परियोजना के लिए बहुत मदद की थी और कंपनी में वो कई शेयरधारकों को शामिल किया था। कंपनी में छोटे शेयरधारक अधिकतर झा और मिश्रा थे और अधिकांश का मिश्रा परिवार से संबंध था। मिश्र के ससुराल वाले झा थे। माना जाता था कि ये शेयर बेनामी थे और उनका नाम केवल रिकॉर्ड के लिए था और कुछ शेयरधारकों को कथित तौर पर यह भी पता नहीं था कि शेयर उनके नाम पर खरीदे गए थे। पांडिचेरी लाइसेंस घोटाला 1974 में मीडिया में सुर्खियां बना और संसद में भी सरकार को काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी। मिश्रा इंदिरा गांधी के लिए लायबिलिटी बन गए थे। विपक्ष के लिए इससे भी अधिक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री के बेटे की छोटी कार के प्रोजेक्ट मारुति को अनड्यू फेवर देना था। इलाहाबाद फैसले से बहुत पहले श्रीमती गांधी अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई करने और नागरिक स्वतंत्रता को कम करने पर विचार कर रही थी। उन्होंने पहली बार 3 जनवरी 1975 को मिश्रा की रहस्यमय मौत के कुछ दिनों के भीतर ये प्रस्ताव रखा था। वो मिश्रा की मृत्यु के बाद मारुति में जो कुछ हो रहा था उससे लेकर चिंतित थी। वो किसी भी हद तक जा सकती थी और टंडन का अनुमान था कि उनके चुनाव के खिलाफ कोई उच्च न्यायालय का आदेश नहीं होता, फिर भी वो ऐसा ही करती। श्रीमती गांधी ने मिश्रा की हत्या के लिए देश में व्याप्त अराजकता के माहौल को जिम्मेदार ठहराया और बरुआ ने मिश्रा को फांसीवाद की अंधेरी ताकतों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया। दूसरी ओर पत्रकार निखिल चक्रवर्ती सहित वे लोग भी थे जिन्होंने हत्या में सरकार का हाथ देखा। इस पर कई तरह की बातें प्रचलित थीं। उस समय मिश्रा की जान बचाने की कोशिश में सरकार की ओर से शक पैदा करने वाली देरी हुई थी। ललित नारायण मिश्र के साथ ही उनके भाई भी घायल हुए थे। उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो ठीक हो गए, जबकि ललित नारायण मिश्र गंभीर रूप से घायल नहीं थे। फिर भी उनको दूर दानापुर के अस्पताल लेके जाया गया। अगली सुबह 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार के विशेष निर्देशों के बावजूद मंत्री को सुरक्षा प्रदान करने में बड़ी चूक हुई थी। शायद शासन में कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को नियंत्रित कर रहा था कि ललित नारायण मिश्रा जीवित न बच पाए। बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने मिश्रा की हत्या के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए एक पुस्तिका भी प्रकाशित की थी। उनके निधन से एक रात पहले मिश्रा के साथ कुलदीप नैयर की बातचीत अधिक सनसनीखेज है। नायर के करीबी दोस्त मिश्रा ने खुलासा किया था कि उन्होंने रेल मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा श्रीमती गांधी को सौंप दिया था और आयात निर्यात सौदे से संबंधित एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने नायर से कहा कि उन्हें संदेह है समस्तीपुर, जहां वो एक ब्रॉड गेज की लाइन का उद्घाटन करने जा रहे थे, वापस लौटेंगे भी कि नहीं। उन्हें डर था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। नायर का मानना है कि मिश्रा ने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए धन इकट्ठा किया था। नायर कहते हैं मिश्रा का परिवार बहुत संपन्न नहीं था और मिश्रा की मृत्यु पर अपनी सरकार के ऊपर लगे आरोपों के जवाब में श्रीमती गांधी ने मिश्रा की शोक सभा में कटु टिप्पणी की। कल को अगर मुझे भी मार दिया जाए तो यही कहेंगे कि मैंने ही साजिश रची है। जनवरी में मिश्रा की मृत्यु के बाद श्रीमती गांधी ने आरएसएस और लोक संघर्ष समिति को प्रतिबंधित करने का विचार किया था। लोक संघर्ष समिति के बैनर पर राजनीतिक दल और नागरिक जेपी के संपूर्ण क्रांति के आह्वान पर एकजुट हुए थे। बाकी राजनीतिक पार्टियों से नेहरू गांधी खानदान को अधिक डर नहीं लगा, लेकिन जितना वो आरएसएस से डरती थी। नेहरू गांधी खानदान को हमेशा से पता था कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट लेने की शक्ति का सामना करने का अगर किसी में साहस है तो वो था आरएसएस का राष्ट्रवाद। कैडर बेस्ड होने के कारण उनके पास मजबूत कार्यकर्ता हैं। उनके सचिव पीएन धर और टंडन दोनों ने इस विचार का पुरजोर विरोध किया और उन्हें चेतावनी दी कि इससे जनता में संतोष बढ़ेगा। उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद श्रीमती गांधी ने अलग से तत्कालीन गृह सचिव निर्मल मुखर्जी और अतिरिक्त गृह सचिव टीसीए से भी इस मामले पर विचार किया। उन्होंने भी वही सलाह दी जो पीएन धर ने दी थी।
7 जनवरी 1975 को श्रीनिवास वर्धन से जब उन्होंने आंदोलनकारी नेताओं की गिरफ्तारी और आरएसएस पर बैन लगाने की बात की तो वर्धन ने उन्हें समझाया था कि इस कार्रवाई को करने के लिए नए कानून पारित करने होंगे और 1971 के आपातकाल की शक्तियां इसके लिए पर्याप्त नहीं होंगी। इंदिरा गांधी उसी समय समझ गई थी कि इन अधिकारियों के रहते हुए अपनी मनमर्जी चलाना मुश्किल होगा। ये लोग काबिल अफसर थे लेकिन नियम कायदे से चलने वाले थे। उन्होंने उसी समय इन अधिकारियों को हटाने का मन बना लिया था। श्रीमती गांधी जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए मिश्रा की हत्या का इस्तेमाल करना चाहती थीं, उन्होंने उसी समय सलाह के लिए सिद्धार्थ शंकर राय से संपर्क किया। सिद्धार्थ शंकर राय के 8 जनवरी को एक पत्र में आंतरिक आपातकाल लगाने और कई कदम उठाने का सुझाव दिया गया। हालांकि उस समय बेहतर समझ कायम हुई लगती है और उनकी सलाह का अनुसरण नहीं किया गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। यह उनके खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका में चुनावी भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने के कारण हुआ था। इस याचिका में फैसला अपने पक्ष में करवाने के लिए उन्होंने जग को खरीदने की कोशिश की। उस जज जगमोहन लाल सिन्हा को रिश्वत ऑफर की गई और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने का भी ऑफर दिया गया। उन्होंने 1978 में डॉम मैरेज से कहा था कि 1975 में मैं रुकने के अलावा क्या कर सकती थी। आप जानते हैं कि देश किस स्थिति में था। यदि इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता तो क्या होता। आप जानते हैं कि मैं एकमात्र व्यक्ति थी जो ऐसा कर सकता था। नेहरू गांधी खानदान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सोचते हैं कि वही देश को बचा सकते हैं। अब जैसे कि राहुल गांधी समझते हैं कि उनका कॉपीराइट है भारत को बचाने पे, जबकि इतिहास गवाह है कि इस खानदान ने देश के लिए समस्याएं ही खड़ी की हैं। आपके सामने उदाहरण है शास्त्री जी के शासनकाल का, बहुत छोटा शासनकाल, जिसके दौरान उन्होंने देश को उस समय विजय दिलाई थी जबकि पाकिस्तान अमेरिकी सहायता में मिले हथियारों के कारण बहुत मजबूत स्थिति में था। उस छोटे शासनकाल में ही शास्त्री जी ने भारत की खाद्य समस्या सुलझाने के लिए हरित क्रांति की नींव रख दी थी। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने की सच्चाई कुछ और ही कहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद स्टे के प्रार्थना पत्र में प्रधानमंत्री के पद के लिए एक नए नेता के चुनाव के लिए 20 दिन का समय लिया गया था, लेकिन श्रीमती गांधी का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं था। इससे पहले कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश की स्टे की कंडीशंस का पता चलता, उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए तैयारी कर ली थी कि संसद का कोई मानसून सत्र न हो। मानसून सत्र का संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रस्ताव मई में पीएम को दिया गया था। उसके लिए 14 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई थी। 14 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र कैंसिल हो गया। एक योजना यह थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया तो चुनाव आयोग को पीएम पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कहा जाएगा, लोकसभा भंग कर दी जाएगी और आम चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन फिर पुनर्विचार हुआ और यह महसूस किया गया कि सिद्धार्थ शंकर राय की जनवरी में पेश की गई आंतरिक आपातकाल की योजना अधिक फायदेमंद रहेगी। इस प्रकार श्रीमती गांधी ने आंतरिक आपातकाल और सामूहिक गिरफ्तारियों के लिए एसएस रॉय के प्रस्ताव को चुना। इस बार उन्होंने अपने अधिकारियों को विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने तब तक निर्मल मुखर्जी को गृह सचिव के पद से स्थानांतरित कर दिया था और उनकी जगह राजस्थान के मुख्य सचिव एसएल खुराना को नियुक्त कर दिया था, जिनको कि ज़्यादा लचीला माना जाता था। श्रीमती गांधी लड़ाई के मूड में थी। घमंडी संजय द्वारा इस समय तक अपना खुद का एक समानांतर शासन तंत्र बना लिया था। वो प्रधानमंत्री निवास से पूरा सिस्टम काम कर रहा था और सरकार की तरफ से फैसले लेने और उनको लागू कराने के लिए अपने आदमियों को उन्होंने सरकार में फिट करना शुरू कर दिया था। श्रीमती गांधी ये मानकर चल रही थी कि जनता तो उनके साथ है और ये लोग उनको हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। उनको गलत फहमी थी कि निर्णय उनके खिलाफ नहीं लेकिन भारत के लोगों के खिलाफ था। अपने भाषण में वो अक्सर मासूम बनकर उद्घोषणा करती थी कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती गांधी के लिए वफादारी योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण थी। टंडन से जुड़े एक दिलचस्प किस्से में उनके आसपास मौजूद अधिकांश लोगों पर उनका संदेह करने की कमजोरी का खुलासा होता है। रूसी राजदूत ने आई के गुजराल के संदर्भ में श्रीमती गांधी से विनम्रतापूर्वक टिप्पणी की कि यूएसएसआर में राजदूत के रूप में गुजराल की नियुक्ति से सोवियत संघ बहुत खुश है, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति मिली है जिस पर प्रधानमंत्री का भरोसा था। श्रीमती गांधी ने पलट कर कहा, भरोसा और विश्वास, मुझे किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं है।
उनके हमेशा शक करने के स्वभाव के कारण अपने एक समय के सलाहकारों और पसंदीदा लोगों को कुछ समय प्रयोग करने के बाद किनारे कर दिया करती थी। जब वो पहली बार सत्ता में आई तो उनके विदेश मामलों के उप मंत्री दिनेश सिंह से भी बहुत इम्प्रेस थी, लेकिन जब उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि उनके इंदिरा गांधी के साथ विशेष संबंध हैं तो वो उनके पाले से बाहर हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा ने प्रधानमंत्रित्व काल के शुरुआती वर्षों में उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन 1972 के विधानसभा चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने खुद को उनसे दूर करना शुरू कर दिया। उमाशंकर दीक्षित कुछ समय तक गृह मंत्री के रूप में पसंदीदा थे, लेकिन 1974 के अंत तक उन्हें हटा दिया गया। पीएन अक्सर जो पहले विदेश सेवा में उप उच्चायुक्त के रूप में काम करते थे, 1967 में उनके सचिवालय में शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने 1966 में हक्सर के बारे में संजय गांधी को लिखे एक पत्र में कहा था कि वह असाधारण जनरल नॉलेज और क्षमता वाले व्यक्ति हैं। हक्सर ने यह सुनिश्चित किया था कि सरकार की सभी शक्तियां पीएम के सचिवालय में केंद्रीकृत हों और उस समय सभी मंत्रालय अपने सारे आदेश पीएम के कार्यालय से लेते थे। श्रीमती गांधी की राजनीतिक और प्रशासनिक जीत, जिसमें 1971 की उनकी निर्णायक चुनावी जीत और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति शामिल थी, इन सब के दौरान हक्सर के सक्षम मार्गदर्शन के कारण ये सब कुछ संभव हुआ था। फिर भी सन 1973 में संजय के साथ विवाद में आने के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। एक विश्वासपात्र जिसे उन्होंने नहीं छोड़ा वो मोहन कुमार मंगलम थे, जो पहले सीपीआई के थ्योरिस्ट थे और बाद में मंत्री के रूप में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने श्रीमती गांधी को अपनी फिलॉसफी में ढाल लिया था कि नौकरशाही और न्यायपालिका को तत्कालीन सरकार के समान सोच रखनी चाहिए ताकि नीतियां प्रगतिशील बने और उनको क्रियान्वित किया जा सके। इसी से प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा विकसित हुई। कुमार मंगलम की 1973 के मध्य में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जिस समय आपातकाल लगाया गया था उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय, कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस अध्यक्ष रजनी पटेल की तिकड़ी थी। तीनों ने अपने आप को प्रगतिशील उदारवादी के रूप में छवि बनवाई हुई थी। राय खुद को एक करीबी पारिवारिक मित्र मानते थे और उन्हें लगता था कि वो कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को डायरेक्शन देने के हकदार हैं। बरुआ पूरी तरह हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति था। उसे थोड़ा जोकर लेकिन एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। उन्होंने एक बार कबूल किया था, मैं कोई भी फैसला नहीं लेता, बड़ा या छोटा, मैं वही करता हूं जो प्रधानमंत्री मुझसे कहती हैं। रजनी पटेल भारत की कमर्शियल कैपिटल बम्बई में फंड जुटाने में माहिर थे। उन्होंने समाजवाद का प्रचार किया, लेकिन इस समझ पे काम किया कि बड़ी रकम की रिश्वत के बदले में किसी को भी सरकारी कोटा परमिट या लाइसेंस दिया जा सकता है। हक्सर की तरह संजय के कारण बाद में तिकड़ी ने श्रीमती गांधी पर अपना प्रभाव खो दिया। प्रधानमंत्री का बेटा संजय गांधी एक कट्टर दक्षिणपंथी था जो बौद्धिक अहंकार वाले इन वामपंथियों को संदेह की दृष्टि से देखता था और उन्हें अवसरवादियों का एक समूह मानता था। जब रे ने पत्रकार बरुण सेन गुप्ता, जो कलकत्ता के आनंद बाजार पत्रिका के पत्रकार थे, को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, उस समय संजय ने उन्हें टेम्परेरी रूप से दिल्ली में एक आश्रय दिया हुआ था। आपातकाल के अंत तक एसएस राय को उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। बरुआ के प्रति संजय की नापसंदगी आपातकाल से पहले की थी। 20 जून 1975 की बोट क्लब रैली में जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को मंच पे देखा तो उन्होंने जोर से टिप्पणी की कि ये जोकर यहाँ क्या कर रहा है। आपातकाल के अंत में रजनी पटेल को बॉम्बे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। संजय एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन पर श्रीमती गांधी को उनके रूखे व्यवहार और तानाशाही तरीकों के बावजूद वास्तव में पूरा भरोसा था। संजय की उनके पूर्व निजी सचिव एनके शेषन पर पूरी पकड़ थी। उनमें किसी व्यक्ति के लिए कोई सहनशीलता नहीं थी। नयनतारा सहगल ने संजय को अपनी मां का इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट कहा। उन पर अपनी मां को नियंत्रित करने और अपने हिसाब से मां को मोड़ने की शक्ति उनकी मां के अदरवाइज सख्त राजनीतिज्ञ का एक अजीब लेकिन क्लासिकल दोष थी। हक्सर का प्रधानमंत्री के विश्वास पात्रता खो देने की वजह संजय गांधी ही थे, लेकिन ऐसे अन्य शुभचिंतक भी थे जो मां के सामने संजय की आलोचना व्यक्त करने के कारण समस्याओं में उलझ गए थे। लंबे समय से मित्र रही दिल्ली की सांसद सुभद्रा जोशी उस समय दुश्मन बन गई जब उन्होंने श्रीमती गांधी को तुर्कमान गेट पर झुग्गी झोपड़ी और परिवार को हटाने के संजय के क्रूर तरीकों के बारे में सचेत करने की कोशिश की। श्रीमती गांधी ने उन पर तंज कसते हुए कहा, लोग कुछ नहीं करते और जब हम खुद कुछ करते हैं तो अपना विरोध करने और अपनी सलाह देने आते हैं। 1977 के आम चुनावों से पहले अमेरिका में उनके भरोसेमंद राजदूत टी.एन. कॉल ने
उन्हें संजय को चुनाव से दूर रखने की सलाह दी, क्योंकि वो एक लायबिलिटी बन गए हैं। और उनकी प्रतिक्रिया एक निराशाजनक, नाराजगी भरी चुप्पी थी। जब उनकी सहयोगी पार्टी सीपीआई ने संजय की आलोचना की तो उन्होंने मीडिया से कहा, संजय पर हमला मुझ पर हमला है। श्रीमती गांधी अपने बेटे की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति असाधारण रूप से बदला लेने वाली हो सकती हैं। उदाहरण के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के 4 बाबुओं को, जिन्हें अप्रैल 1975 में सीपीआई सांसद ज्योतिर्मय बसु द्वारा संसद में पूछे गए एक स्टार क्वेश्चन के उत्तर के लिए मारुति प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मशीनरी के आयात पर जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया था, उन बाबुओं को इस धृष्टता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस बात के लिए श्रीमती गांधी ने हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर टीए पाई की क्लास लगा दी थी। वो अधिकारियों की हिम्मत से इतना अधिक गुस्से में आ गई थी कि उद्योग मंत्री टीए पाई की उपस्थिति में उन्होंने सीबीआई के निदेशक डी सेन को बुलाया और उनसे 4 बाबुओं के खिलाफ जांच शुरू करने को कहा। इन चारों लोगों के घरों पे छापे मारे गए और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्हीं में से एक LR केवल को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। प्रताड़ित सरकारी कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो गए, लेकिन अंततः सीबीआई उनमें से किसी के खिलाफ कोई ठोस मामला नहीं बना सके। BK नेहरू को याद है कि कैसे एक बार अक्सर ने उनको सावधान किया था, जो उस समय योजना आयोग में थे, और उन्होंने उनसे कहा था कि संजय की अवैधानिक गतिविधियों के बारे में श्रीमती गांधी से वो बात करने की सोच रहे थे। BK नेहरू, जो कि उस समय इंग्लैंड में भारत के राजदूत थे और वो आपातकाल के बड़े समर्थक थे, लेकिन भारत की एक अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने संजय की गतिविधियों की डरावनी कहानियां सुनी तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। सभी प्रकार की परमिशन देने के लिए वे उद्योगपतियों से पैसे की उगाही की जा रही थी। उनके आर्डर्स का, जो कभी कभी क्रिमिनल की श्रेणी तक पहुंच जाते थे, सरकार में कई लोगों के द्वारा आंख मूंद के पालन किया जाता था। अक्सर ने BK नेहरू को चेतावनी दी और कहा कि मिसेस गांधी अपने बेटे की कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगी। वे लड़के के मामले में बिल्कुल अंधी थीं। उनकी नज़र में वो कोई गलत काम नहीं कर सकता था। ये बात अक्सर ने अपने अनुभव से कही। उन्होंने BK नेहरू को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने संजय के खिलाफ शिकायत की तो उन्हें श्रीमती गांधी तक आगे की सभी पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा। अक्सर ने इसी तरह इनके शेषन को भी सलाह दी, जो पंडित नेहरू के समय से ही परिवार की सेवा में थे। शेषन ने अक्सर से कहा कि वो सरकारी सेवा से निवृत्त होना चाहते हैं, क्योंकि श्रीमती गांधी अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी उनका अपमान करती हैं। और उनको ये भी पता लगा कि IB उनके बारे में पूछताछ कर रही थी। अक्सर ने शेषन को सलाह दी कि वह चुपचाप अपना काम करते रहें। प्रधानमंत्री में प्रतिशोध की तीव्र प्रवृत्ति है। वो उस आदमी को कभी माफ़ नहीं करेंगी जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन्होंने उनके हित में पूरी तरह से काम नहीं किया है। अक्सर ने कहा कि वो खुद योजना आयोग से इस्तीफा देना पसंद करते, लेकिन उन्हें डर है कि PM न केवल उन्हें बदनाम करेंगी बल्कि उन्हें परेशान भी करेंगे। संजय के प्रति उनका अत्यधिक मातृ प्रेम भय से युक्त था। जिस तरह से वो अपनी माँ को डराता हुआ प्रतीत होता था, उससे कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया था कि उसने उन पर किसी प्रकार की पकड़ बना रखी है। PN धर याद करते हैं कि जब सर्ज पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में संजय ने अमर्यादित बात कही थी और बड़ी शर्मिंदगी का कारण बने थे, तब उन्होंने धर से कहा था कि कहानी मीडिया से वापस ले ली जाए। वो बहुत आसानी से VC को यह आदेश दे सकती थी। सूचना प्रसारण मंत्री VC शुक्ला ने साक्षात्कार को रद्द कर दिया, लेकिन उन्हें उस समय डर था कि शुक्ला, जो उस समय संजय के अंडर में थे, वो उन्हें धोखा दे सकते हैं। धर से उसकी बात मानने के लिए कहना ज़्यादा सुरक्षित था, क्योंकि संजय को विश्वास हो जाएगा कि धर ने काम अपनी मर्जी से किया है। दोनों के बीच जटिल संबंधों ने कई अफवाहों को बढ़ावा दिया। सबसे आम धारणा यह है कि श्रीमती गांधी के मन में अपने बेटे के प्रति बड़ा अपराध बोध था। संजय अपने पिता फिरोज से बहुत प्यार करते थे, भले ही वो उन्हें कभी कभार ही देखते थे। उन्हें इस बात पर भी नाराज़गी थी कि उनकी मां 1947 में दिल्ली में अपने पिता पंडित नेहरू की आधिकारिक परिचारिका के रूप में काम करने के लिए अपने पति का घर छोड़ के चली गई थी। संजय का मानना था कि उनके पिता को छोड़ दिया गया है और उनकी उपेक्षा की जा रही है। अस्वस्थता के कारण उनका अत्यधिक शराब पीना और दिल का दौरा पड़ने से उनकी शीघ्र मृत्यु हो गई। श्रीमती गांधी स्वयं ऐसे माहौल में पढ़ी लिखी थी जहां उनके माता पिता शायद ही कभी एक साथ होते थे, और वो एक बच्ची के रूप में अपने अकेलेपन के बारे में गहराई से जानती थी। इस प्रकार वो अपने बेटे को हुई किसी भी चोट की भरपाई करने के लिए उत्सुक थी। वो एक सुरक्षात्मक माँ थी।
और एक स्कूली छात्र और एक किशोर के रूप में संजय के जीवन में उनकी मदद करती थी। उनके पत्र में ये बात चौंकाने वाली है कि संजय के साथ श्रीमती गांधी ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह उनके दोनों बेटों में बड़े अधिक जिम्मेदार हों, जबकि आम धारणा यह थी कि राजीव ही अधिक संतुलित और भरोसेमंद भाई थे। यदि श्रीमती गांधी संजय द्वारा अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को खुले तौर पर अपमान करने के तरीके से नाखुश थीं तो उन्होंने इसे कभी प्रदर्शित नहीं किया। जब उन्हें उसके बारे में शिकायतें मिली तो उन्होंने निर्विवाद रूप से संजय का समर्थन किया। स्टेट्समैन के प्रधान संपादक एस निहाल सिंह के अनुसार वो पूरी तरह से संजय के प्रभाव में थीं, लेकिन रहस्य यह था कि क्यों, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा लगता था कि उसके पास इंदिरा गांधी को नियंत्रित करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य शक्ति थी। संजय के बढ़ते प्रभाव के साथ उनके सेक्रेटरिएट की तुलना में प्रधानमंत्री निवास की शक्ति बढ़ गई थी। संजय मंडली, जिसमें आर.के. धवन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने पीएम के घर से सरकार का संचालन किया। हाउस के नाराज अधिकारियों द्वारा उन्हें मजाक में पैलेस गार्ड के रूप में संबोधित किया जाता था। शुरुआत में संजय गांधी की मंडली ने केवल दिल्ली प्रशासन की पोस्टिंग में हस्तक्षेप किया, लेकिन बाद में इनकम टैक्स, बैंकिंग और कॉमर्स मिनिस्ट्री में पोस्टिंग तय करने तक यह बढ़ गया। जल्द ही लगभग हर एक नियुक्ति जो मंजूरी के लिए पीएम के पास गई, उसका निर्णय महल के युवराज की सिफारिशों के आधार पर किया गया। अब जब फाइलें उनके पास पहुंचती तो वह उन्हें पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाती, वह बस उन्हें अपनी उस मंडली को सौंप देती थी और फिर वह उनके द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आदेश पारित करती थी। टंडन ने अपनी डायरी में लिखा, कई बार वह संजय की मंडली की इच्छाओं के अनुरूप चलती थी, तब भी जब उन्हें ठीक नहीं लगता था। उदाहरण के लिए भीमसेन सच्चर 82 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और श्रीलंका के उच्चायुक्त सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था, उनकी गिरफ्तारी का मामला। भीमसेन सच्चर ने 6 अन्य प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों के साथ जुलाई 1975 में श्रीमती गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता में दखलंदाजी और सेंसरशिप का विरोध किया गया। आर.के. धवन ने डीएन सुशील कुमार को 7 बुजुर्गों को मीसा के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दिया और गिरफ्तार किए लोगों में से एक ने प्रधानमंत्री सचिवालय को एक मार्मिक पत्र लिखा, जिसमें अनुरोध किया गया कि उसे अपनी दवाएं लेने की अनुमति दी जाए, जिसे तिहाड़ जेल में उन्हें देने से इनकार किया जाता था। टंडन ने श्रीमती गांधी को ये पत्र दिखाया तो उन्होंने कहा, मैंने इन लोगों से कहा था कि ऐसा मत करो। उनके शब्दों से पता चलता है कि उन्हें सच्चर और अन्य की गिरफ्तारी पर खेद है, लेकिन वो इसे रोकने में असमर्थ थीं। निहाल सिंह ने कहा, श्रीमती गांधी के पास एक चतुर राजनीतिक समझ थी, लेकिन वो बेवजह ही कई मुद्दों पर बेहतर फैसले लेने की काबिलियत के खिलाफ काम करते दिखे। जेपी के मामले में भी उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ और व्यक्तिगत संबंधों को ताक पर रख दिया था और संजय गांधी के दबाव में ही चली। यह है असलियत नेहरू गांधी के परिवार की। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और सत्ता की लगाम संजय गांधी के हाथ में थी। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सत्ता चला रही थी सोनिया गांधी। आज भी आपके सामने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हैं और पार्टी चला रहे हैं राहुल गांधी। आज के अंक में इतना ही। यह अंक आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।